नमस्कार साथियों, आज मैं आपके समक्ष लाई हूँ अपनी स्वलिखित कहानी पिता की चाह। अरे मनोहर, क्यों चूल्हे के धुएं में अपनी आँख फोड़ते हो? क्या जीवन भर यूं ही रोटियां सेकते रहोगे? राधा बेन को गए 5 साल हो गए, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे तुझे और तेरे दोनों मासूम बच्चों को रोटी बनाकर तो दे ही देगी। बुढ़ापे में बच्चे तो अपनी जिंदगी में रम जाएंगे, वही तेरे सुख दुख का सहारा बनेगी, तेरा साथ निभाएगी। बात तो कुछ हद तक सही कह रहा है शामू, किंतु सौतेली माँ सौतेली होती है। न जाने मेरे इन मासूम बच्चों पर क्या जुल्म करे, कैसा दुर्व्यवहार करे। इसलिए मैं तो यूं ही भला, अब तो इन अनाथ बच्चों के लिए मैं ही माँ हूँ और मैं ही बाप हूँ। रही बात सहारे की, तो ये बच्चे ही मेरा सहारा बनेंगे। मुझे कोई और सहारे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, जैसा तुझे अच्छा लगे। मैं तो अपना समझकर तुझे समझा रहा था। चल, आज खेत नहीं चलना है क्या? अरे चलता हूँ ना। यह कहते हुए दोनों मित्र खेत की ओर निकल पड़े। राधा को परलोक सिधारे 5 साल हो गए। तभी से मनोहर ने घर और बाहर सब जगह की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। माँ की तरह उन्हें मनपसंद भोजन बनाकर खिलाना, उनकी देखरेख करना, पिता की तरह उन्हें हर सुख सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब जिम्मेदारी वह बखूबी निभा रहा था। उसकी बस यही चाहत थी कि दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और उनका घर संसार बस जाए। बच्चे भी बहुत दोनों होशियार थे, हर परीक्षा में अव्वल आते थे। दिन गुजरते गए, देखते देखते राहुल 12वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसने इंजीनियरिंग की और उसमें भी उसका चयन हो गया। किंतु इतनी उच्च पढ़ाई के लिए मनोहर के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। किंतु बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना उसका उद्देश्य था। इसके लिए चाहे जो करना पड़े। बेटे को पढ़ाने के लिए उसने अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेच दी और बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया। पिताजी, आप चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम जमीन बिकने से दुखी हो, किंतु दुख न मनाओ। मैं पढ़ लिख कर आपकी सारी दुख, सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। राहुल ने पिताजी का उदास चेहरा देखकर कहा, नहीं बेटा, ऐसा तूने कैसे सोच लिया? मैं दुखी हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कुछ ही दिनों के बाद राहुल ने शहर में एडमिशन ले लिया। चंदा ने भी बीए पास कर लिया, उसे भी बीएड करा दिया। बीएड करने के बाद भी उसकी सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी लग गई। मनोहर फूला नहीं समा रहा था कि इसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। राहुल की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी बम्बई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। वह बम्बई में जाकर बस गया। इधर चंदा की शादी के लिए मनोहर लड़का तलाशने में लग गया। उसकी इच्छा थी कि उसकी शादी अच्छे जमे जकड़े पैसे वाले घर में हो, ताकि यहाँ जो दुख और अभाव उसे भोगना पड़ा है वह उसे वहाँ ना देखना पड़े। वह रानी की तरह राज करे। ऐसा ही हुआ। चंदा की शादी के लिए एक पढ़े लिखे संपन्न घर से रिश्ता आया। लड़का कॉलेज में प्रोफेसर था। मनोहर ने तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बड़े धूमधाम से चंदा का विवाह कर दिया। दोनों बच्चे अपनी दुनिया में रम गए। पहले जहाँ समय पंख लगाए उड़ रहा था, अब वही समय थम गया। दोनों बच्चों के जाने से वह नितांत अकेला पड़ गया। घर सोना सा था। राहुल ने अपनी ही कंपनी में कार्यरत एक विजातीय लड़की से शादी करने की इच्छा जताई।
पहले तो मनोहर ने सोचा, अरे इंटरकास्ट शादी, इंटरकास्ट मैरिज करने पर लोग क्या कहेंगे। किंतु फिर सोचा कि बच्चे की इच्छा के आगे लोगों के बारे में क्या सोचना। बच्चे की खुशी में ही मेरी खुशी है। राजी खुशी उसने राहुल की भी शादी कर दी। इस तरह उसने बड़ी कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी से अपनी सभी जिम्मेदारी निभाई। बच्चे भी अपनी दुनिया में मस्त हो गए, किंतु मनोहर यहाँ पूरी तरह से अकेला पड़ गया। अब वह थका थका बीमार सा रहने लगा। खुद भोजन बनाना, घर के काम निपटाना, खेत खलिहान देखना अब उसके बस की बात नहीं रही। उसकी हालत जो देखता वही यह सलाह देता, मनोहर अब यहाँ क्यों बचता है। अब तो शहर में बेटे की बड़े पद पर नौकरी लग गई है, घर में बहू आ गई है, पोता है। अब भला तुम यहाँ क्यों चूल्हे पर रोटी बनाते हो। उनके पास जाओ, आराम से रहना। पूरा जीवन तो खुद हर काम करते निकल गया, अब और क्यों खटते हो। मनोहर उनकी हाँ में हाँ मिला देता। मनोहर की भी यही इच्छा थी कि अब वह अपने बहू, बेटा और पोते के साथ रहे। बहू के हाथ की गर्मा गर्म रोटी खाए, पोते के साथ खेले। किंतु न जाने क्यों वह अपने बेटे से यह बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर बेटे को फोन लगाया। हेलो, हाँ पिताजी, चरण स्पर्श, आप कैसे हो। ठीक हूँ बेटा, थोड़ी तबीयत नरम गरम रहती है, अब कुछ बनता ही नहीं। सोच रहा हूँ अब कुछ समय तुम्हारे साथ आकर रहूं। तुम्हारे बीच रहने से मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। मैं यहाँ अकेला पड़ गया हूँ। पिताजी की बात काटते ही राहुल बोला, आप चिंता न करें, मैं जल्दी ही आऊँगा और आपका पूरा चेकअप करा दूंगा। रही बात यहाँ आने की, तो यहाँ दौड़ भाग भरी जिंदगी है, गांव जैसा माहौल नहीं। तुम यहाँ के माहौल में रम नहीं पाओगे, इसलिए आप वहीं ठीक हैं। यह कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। उसकी बातें सुनकर मनोहर बहुत दुखी हो गया, किंतु उसने यह सोचा कि मन को समझा लिया कि उसकी बात गलत नहीं है। यहाँ और वहाँ के माहौल में बहुत अंतर है। मैं यही ठीक हूँ। समय कछुआ की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मनोहर अब तक सिर्फ शरीर से थका था, किंतु अब वह मन से भी थकने लगा। उसका मन खिन्न खिन्न रहने लगा। एक दिन अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने उसे आराम की सलाह दी। उसने सोचा, क्यों ना बहू को फ़ोन करूं, शायद वो मेरी मनःस्थिति समझे। हिम्मत जुटाकर फ़ोन लगाया। कैसी हो बहू, कैसे हो। तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। सोचता हूँ गांव का मकान और खेत दोनों बेचकर तुम लोगों के पास आ जाऊं। क्या बात है पिताजी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। मैं इन्हें जल्दी ही आपके पास भेजती हूँ, वो आपको डॉक्टर को दिखा देंगे। रही बात यहाँ आने की, तो यहाँ तो शहर का माहौल है, भागदौड़ भरा जीवन है। आपको यहाँ का जीवन रास नहीं आएगा। आप चिंता ना करें, मैं राहुल को आपके पास भेज देती हूँ। 2-4 दिन बाद ही राहुल गांव आ गया। अगले ही दिन उसने डॉक्टर से समय मांगा, पिताजी को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, थकान, चिंता, बढ़ती उम्र के कारण इनका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है। इन्हें आराम और खुश रखने की आवश्यकता है। दवाई देकर दोनों घर आ गए। शाम को उसने तनु को फ़ोन लगाया। तनु, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, सोच रहा हूँ तुम्हें अपने साथ ले आऊं। उसकी बात पूरी होने के पहले ही तनु झल्लाकर बोली, देखो जी, मैं किसको संभालूंगी।
विहान को, आपको, पिताजी को, घर गृहस्थी को। मुझसे यह सब नहीं होगा। पिताजी के आने से हमारे प्राइवेसी तो खत्म ही हो जाएगी। यह कहते हुए उसने फोन पटक दिया। राहुल ने पिताजी को सारी दवाइयाँ कैसी लेनी है यह समझाया और बातों ही बातों में यह कहा, पिताजी क्यों ना वृद्धाश्रम में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूं। वहाँ तुम्हारे जैसे बहुत से साथी मिलेंगे जिनके साथ रहने से तुम्हारा अकेलापन दूर होगा। वहाँ काम भी नहीं करना होगा, देखरेख भी हो जाएगी। मनोहर कुछ न कह सका। अगले ही दिन राहुल ने सब सामान बटोरा और पिताजी को वृद्धाश्रम में एडमिट करा दिया। मनोहर का चेहरा रुआंसा हो गया। मन हो रहा था जैसे फूट फूट कर खूब रो लूं, किंतु वह चुप रहा, खुद को संभाले रखा। पिताजी, मैंने डॉक्टर को एडवांस में फीस दे दी है। वो हर माह आपका इलाज कर देंगे। फिर भी आपको जो जरूरत लगे। जरूरत तो क्या, बस इस बूढ़े बाप की यही चाह थी कि जीवन के इस आखिरी समय तक अपने बच्चों के साथ रहूं। पर यह कहते कहते वह चुप हो गए। राहुल ने भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया, अपना सामान उठाया और चल निकला। उसके जाने के बाद मनोहर को ऐसा लगा जैसे उसका सब कुछ लुट गया है। रात हो चुकी थी। उसने खाना भी नहीं खाया, चुपचाप लेट गया। रात्रि के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे तब वह अपने आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पाया। मनोहर फूट फूट कर रोने लगा। मन और दिमाग हवा से भी तेज गति से चालायमान हो गए। विचारों का सैलाब उमड़ने लगा। न जाने मेरी परवरिश में कहाँ क्या कमी रह गई, जो मेरा बेटा जानकर भी समझकर भी मेरी भावनाओं को समझ न सका। मुझे न ले जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता रहा। जानता नहीं कि मैं उसका पिता ही नहीं, माँ भी हूँ, जो उसकी हर बात को, हर भावनाओं को बिना कहे ही समझ जाता हूँ। जिन बच्चों के पालन पोषण और परवरिश के लिए मैंने अपनी हर चाह को दबा दिया, वो मेरी छोटी सी चाह को भी समझ नहीं सके। यह सब सोचते सोचते सुबह सुबह उसकी नींद लग गई। सुबह रामू काका ने देखा, बाबूजी 10 बज गए हैं, उठना नहीं है क्या? देखा तो बाबूजी गहरी नींद में सो चुके थे। तत्काल उनके बेटे को फोन लगाया। यह समाचार सुनकर वह स्तब्ध रह गया। अपने परिवार को लेकर वह तुरंत चल निकला। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के कम और पश्चाताप और आत्मग्लानि के अधिक थे। उसकी आत्मा उसे बार बार कुरेद रही थी कि जिस पिता ने पूरी जिंदगी हमारी हर चाह पूरी करने में लगा दी, मैं उनकी छोटी सी आखिरी चाह को भी पूरा नहीं कर पाया। किंतु अब उसके पास पश्चाताप और आत्मग्लानि के सिवा कुछ नहीं था। दोस्तों, यह भावपूर्ण कहानी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।